सो वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में समराइज कर देता हूँ, जैसे कि आप लोग थंबनेल्स में देख रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है थंबनेल्स, ताकि जो है टॉपिक को बहुत आसान बना सकें और टॉपिक को इजी बना सकें। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज मैं पीडीएफ तो ऐसे भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, चीजें थोड़ा सा समराइज के हिसाब से स्टोरी टेलिंग मेथड में पहले समझते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को, उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखो, खाली जस्ट रफली मैं बताऊंगा, हालांकि डिटेल में आई डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, जस्ट रफली देखो, आपको पता चल जाएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई। ठीक, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहां पर देखिए कि कौन कौन सा सेंटर में हुआ था, कौन कौन सा जगह पे ये रिवोल्ट हुआ था। सिंपल है, मेन जगह जो है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है और मेरठ है। ये जगह पे हुआ था, दैट इज दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड मेरठ जगह। ठीक है, अब देखो कौन कौन से मेन लीडर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, बट जो मेन लीडर की मैं बात कर रहा हूं, मेन लीडर कौन कौन से थे। ठीक है, बहादुर शाह जाफर, और जिसको बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है, मुगल के अंतिम शासक हैं वो, यू आर द लास्ट मुगल एम्पर। लेटर मुगल में मैंने पढ़ाया था, यू आर द लास्ट मुगल एम्पर। ठीक है, जिसका जो है ब्रिटिशर्स ने जो है पूरा तख्त और ताज सब कुछ छीन लिया था, उनको रंगून भेज दिया गया था, उनके बेटे को भी पकड़ के मार दिया गया था, जो रेड फोर्ट में रहते थे उसको छीन लिया गया था। तो ही वाज, देखो, ही वाज कंसीडर्ड टू बी द लीडर ऑफ द लीडर। ठीक है, बहादुर शाह जाफर जो है क्या है, लीडर ऑफ द लीडर। लीडर ऑफ द लीडर का मतलब क्या है, लीडरों का लीडर, क्योंकि एक तो दिल्ली सल्तनत का वो राजा थे, बाकी जितने भी लीडर थे, देखो, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपी, कुंवर सिंह, वीर सुरेंद्र साहेब, उज्जवल साहेब, मेनी मोर। ठीक है, ये सब के लीडर थे, क्योंकि ये दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के राजा। ठीक है, तो उसके बाद बाकी सब जो है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, वीर सुरेंद्र साहेब, वीर उज्जवल साहेब, तो मेनी मोर लीडर्स आते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मेन लीडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन। ठीक है, कारण क्या है, रिवोल्ट होने का कारण क्या है। ठीक है, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट होने का कारण क्या है। देखो, रीजन जो है और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल देखो, पॉलिटिकल कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज। ठीक है, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेस, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस है, ठीक है, उसके साथ साथ जो कंप्लीटली जो कैप्चर कर देते हैं, अवध को कैप्चर कर देते हैं, पॉलिटिकल कॉजेस। सोशो रिलीजियस कज, धार्मिक कारण, ठीक है, सती प्रथा को बैन करना, ठीक है, सती प्रथा को बैन करना, ठीक है, विडो रीमैरिज सिस्टम करना। हालांकि ये सोसाइटी की अच्छाई के लिए था, लेकिन उसको हमने गलत तरीके से लिया था, क्योंकि वी डजंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, हमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था, तो उसको हमने गलत तरीके से लिया था, ये अलग बात। इकोनॉमिक कजेस, हर तरह का इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन करना, हर तरह का, यहाँ प्रोडक्शन होगा चीजें, ठीक है, यहाँ के रॉ मटेरियल जाएगा लंदन, वहां से फिनिश प्रोडक्ट होके यहाँ आएगा, मार्केट यहाँ बेचेंगे, यहाँ एक तरफ से कंप्लीट ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो मिलिट्री कॉजेस, देखो, हाई पोस्ट एंड हाई सैलरी गिवन टू द ब्रिटिशर्स, लो पोस्ट एंड लो सैलरी गिवन टू द इंडियंस। उच्च पद और हाई सैलरी, हाई वेतन किसके लिए है, ब्रिटिशर के लिए। इंडियन टैलेंटेड होते हुए भी उनका सैलरी कम होता था और उनको जो है फैसिलिटीज भी कम मिलता था, दैट्स व्हाई फ्रस्ट्रेटेड थे। और हर प्रकार का फैसिलिटी जो है, मतलब कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से ले रहे थे, मिलिट्री कॉजेस। बट एक और कॉजेस था, जिसको कहते हैं, ये सब कॉजेस तो चल रहा था, जो आग जलने के लिए चिंगारी का काम किया था, वो है इमीडिएट कॉजेस। ये सबसे बढ़कर एक और कॉजेस था, दैट इज इमीडिएट कॉज, जिसको कहा जाता है इमीडिएट कॉज, यानी कि यूज ऑफ
कैटरीज राइफल, ठीक है, यूज ऑफ कैटरीज राइफल, एनफील्ड राइफल, यूज ऑफ एनफील्ड राइफल, ठीक है, उसका खासियत क्या है मैं बताऊंगा। दैट इज यूज ऑफ एनफील्ड, एनफील्ड राइफल, ठीक है, ये देख सकते हो, ये जो है एनफील्ड राइफल, ऐसा लंबा सा राइफल हुआ करता था, ठीक है, और उसका जो कारतूस था, कारतूस इस प्रकार के हुआ करता था, उसको ऐसे दांत में चुबाना पड़ता था, और दांत में चुबा के उसको डालना होता था, फिर उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे तान सकते हो बंदूक के हिसाब से, समझ रहे हो चीजें। तो पहले उसको ऐसे ऐसे मतलब उसको दांत में चुबा के डालना होता था, तब जाके ऐसे आप तान सकते, राइट। सो जो दांत में चुबाना होता था, ये जो एरियाज था, दैट इज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क। वो क्या था? दैट इज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क। बीफ एंड पॉर्क का मतलब, बीफ का मतलब गोमांस, और पॉर्क का मतलब है सुअर का चर्बी। सो हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग जो है गो माता के हिसाब से मानते हैं, चाहे नॉनवेज खाते हो लेकिन गो माता हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, गोमांस नहीं खाते, उसको टच भी नहीं करते हैं, गो माता के हिसाब से मानते हैं। और सुअर का चर्बी, ठीक है, पॉर्क का मतलब है, मुस्लिम जो है भले ही नॉनवेज दबा के खाते हो लेकिन पॉर्क का वो भी मतलब एक तरफ से कुरान के खिलाफ मानते हैं वो लोग, ठीक है, नहीं खाते हैं उसको, ठीक है, टच भी नहीं करते हैं, उनका धर्म नष्ट होता है। सो ये जो दांत में चुबाना पड़ता था, तो दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम। तो ये हिंदू को भी और मुस्लिम को भी, दोनों का जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको हर्ट किया, और ये लोग जाके ब्रिटिशर के सामने कंप्लेन किए थे कि सर हम लोग जो है ये चर्बी नहीं यूज करते हैं। ब्रिटिशर ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके थे, ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका था और सस्ते में मिल रहा था चीजें, इसलिए ब्रिटिशर ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा जो करना है करो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो जब कुछ नहीं करेंगे उन्होंने कहा, तो उन्होंने दे रिवोल्टेड विदाउट एनी मतलब प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनीथिंग, दिस वाज जस्ट इमोशनल रिवोल्ट कि उनको छोड़ेंगे नहीं, और शुरुआत हो गया था रिवोल्ट। तो ऐसे ही एक मतलब आग लगने से पहले एक चिंगारी की जरूरत थी। तो ये है चिंगारी। पहले भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री कॉजेज वर देयर, बट ये जो है इमीडिएट कॉज था, ठीक। हालांकि रिवोल्ट तो हुआ, लेकिन ये एक तरफ से फेल्ड क्यों हो गया? व्हाई इट वाज फेल्ड? व्हाई इट वाज फेल्ड? फेल होने का कारण क्या था? देखो, लैक ऑफ यूनिटी था। अब जो फार्मर थे, या जो टीचर क्लास थे, या जो मिडिल क्लास थे, या जो रूरल क्लास थे, जो रूरल क्लास थे, मिडिल क्लास थे, उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये एक तरफ से मिलिट्री, स्टार्ट विद द मिलिट्री एंड एंड विद द मिलिट्री। मिलिट्री ने ही स्टार्ट किया था, मिलिट्री ने ही एंड किया था, ठीक। उसके बाद जो है पुअर लीडरशिप, ठीक है। हालांकि लीडर तो थे, लेकिन सबको एक साथ कर पाए, जो लीडर ऑफ द लीडर थे वो इतने कैपेबल नहीं थे, जो बहादुर शाह जाफर, ये सब, क्योंकि उनको 80 से ज्यादा एज भी हो चुका था, तो एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं हो पाया था। लिमिटेड रिसोर्सेस। अब बेटा उनके पास फायरिंग था, हमारे पास लाठी था, तो ये कैसे पॉसिबल है बताओ? फायरिंग का सामना लाठी से कैसे कर सकते हो? तो लिमिटेड रिसोर्सेस था, ठीक है, इतने थे भी नहीं हमारे पास, ठीक है। सो दैट वाज द रीजन ऑफ द फेल्योर, ठीक है। और सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स, ठीक है, सेम चीज है। सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स जो है काफी कैपेबल थे, सुपीरियर थे, पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर मामले में वो जो है सुपीरियर थे, ठीक। क्लियर है? और सपरेशन करने का उन्होंने तरीका बनाया था, जैसे कि ब्रिटिश स्ट्रेटेजी, मेजर बैटल, की कमांड, ब्रूटल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो उन्होंने हर तरीके से उन्होंने कोशिश की, साम दाम दंड भेद लगा के उन्होंने जो है दबाने की कोशिश की, और फाइनली वो दबा भी गए थे। सो ये कहानी है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। दिस इज द समरी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है।